साथियों, ये जो ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा है पार्ट 1 में ईवीएम के घोटाले से संबंधित जो जानकारी लोगों को दी गई थी, तो अभी ईवीएम से संबंधित और बहुत सारी नई जानकारी है जिसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है कि हमारे जागृति की वजह से, हमारे आंदोलन की वजह से चुनाव आयोग को उसमें बदलाव करना पड़ा, मगर वो बदलाव आयवॉश करने का, धोखाधड़ी करने का बदलाव है। ये जानकारी सबूतों के साथ जो नई जानकारी है जिसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है, तो वो जानकारी देने के लिए पार्ट 2 भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा निकाली गई है। साथियों, 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम मशीन पर अपना जजमेंट दिया, निर्णय दिया, और उसमें उन्होंने कहा कि केवल ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। केवल ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट, फ्री यानी मुक्त चुनाव नहीं हो सकता, फेयर यानी निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता, ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकता। ये निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया, और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय एज पर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अनुसार कानून का दर्जा है। हमारे बहुत सारे लोगों को ये मालूम नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले संविधान के अनुसार कानून के दर्जा हासिल है, उन निर्णयों को कानून का दर्जा हासिल है, यानी उसको कानून माना जाता है। तो इसका मतलब बहुत महत्वपूर्ण है कि कानूनन ईवीएम मशीन में फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं होता है, ये कानून है, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। उसी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने और कहा, यदि ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता, तो फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव के लिए पेपर ट्रेल मशीन लगाई जाएगी। तो ये पेपर ट्रेल मशीन का मतलब ये है कि अब चुनाव 2 मशीनों पर किए जा रहे हैं, ईवीएम मशीन और पेपर ट्रेल मशीन। पेपर ट्रेल मशीन सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए लगाई ताकि फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव हो सके। ये ऑर्डर 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने दिया। तो मैं कुछ बातें आप लोगों को समझ में आ जाए, जो पहले परिवर्तन यात्रा में जो जानकारी आप लोगों को नहीं दी गई है, वो जानकारी आपको देना चाहता हूं। ईवीएम मशीन जो है, इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट का ये कहना, फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट, फ्री यानी मुक्त, ईवीएम में भ्रष्टाचार मुक्त चुनाव नहीं हो सकता, ऐसा कहना है। इसमें भ्रष्टाचार किया जा सकता है, इसमें घोटाला किया जा सकता है। फेयर यानी निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता, ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकता। ये पारदर्शिता के संबंध में मैं आप लोगों को समझाने के लिए एक उदाहरण देता हूं, ताकि कंपैरेटिवली बात को समझने के लिए, कि पहले चुनाव होता था तो बैलेट पेपर में चुनाव होता था। तो बैलेट पेपर में और ईवीएम में क्या फर्क है, हमारे लोगों को मालूम नहीं है, पढ़े लिखे लोगों को मालूम नहीं है, आम आदमी को तो छोड़ो। तो
बैलेट पेपर में और ईवीएम मशीन में क्या फ़र्क है? तो पहले बैलेट पेपर में चुनाव होता था, तो जब आप चुनाव में वोट डालने के लिए जाते थे तो चुनाव कार्यालय या बूथ का जो कार्यालय होता था वहाँ पर चुनाव के जो कर्मचारी हैं वो आपको बैलेट पेपर देते थे। फिर आप बैलेट पेपर देखते थे तो उसमें दो चीज़ें आपको देखते थे, एक कैंडिडेट के नाम देखते थे और एक उस कैंडिडेट के चुनाव निशान कौन से हैं वो देखते थे। तो मैं समझाने के लिए आपको उदाहरण दे रहा हूँ। आप देखते थे कि अभी किसको वोट दें, तो चुनाव निशान आप देखते हैं, गधा, घोड़ा, सुअर, कुत्ता। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, समझाने के लिए बता रहा हूँ कि किसको वोट दे, किसको वोट दे, किसको वोट दे। चलो इस बार कुत्ते को वोट दे देता हूँ, समझाने के लिए बता रहा हूँ, केवल एग्जाम्पल की ताकि एग्जाम्पल देने से आपको बात समझ में आ जाए। तो बैलेट पेपर में आप क्या करते थे, वो स्टैंप लगाने वाला, क्या बोलते उसको, सिक्का, वो सिक्का लेते थे, देखते अरे शाही नहीं, तो शाही लेते थे, हाँ लग गया। और फिर लगने के बाद फिर कुत्ते को दे रहा है, हाँ बराबर लग गया। मतलब क्या बताना चाहता हूँ वो अभी आपको बताएगा कि मैं ऐसा क्यों करके समझा रहा हूँ, कंपेयर करके समझाने के लिए बता रहा हूँ। और ये सारी प्रक्रिया दोनों आंखों से देखकर करते थे और फिर अपने ही हाथों से फोल्ड करते थे और फिर और फोल्ड करते थे। छोटा फोल्ड करने के बाद बैलेट बॉक्स में डालते थे। डालने के बाद आप निश्चिंत हो जाते थे कि मुझे जिस कुत्ते को वोट देना था मेरा वोट उसी कुत्ते के नाम पर जमा हो गया है, निश्चिंत होता था। यानी पूरी गारंटी होती थी, हाँ मैं जिस कुत्ते को वोट देना चाहता था मेरा वोट उस कुत्ते के नाम पर जमा हो गया, उसको गारंटी होती थी और घर में निश्चिंत होकर जाता था। ईवीएम मशीन में क्या होता है, ये तो हो गया बैलेट पेपर पर। ईवीएम मशीन में क्या होता है, अब आप जाते हो बटन दबाते हो, बटन दबाने के बाद आप ये तो सारा जो है अपनी दोनों आंखों से देखते हो। तो उसने पंजे पर दबाया, हाथी पर दबाया, कमल के फूल पर दबाया, साइकिल पर दबाया, जिस किसी पर उसने चुनाव निशान पर दबाया वोटर ने। ईवीएम मशीन में पेपर ट्रेल मशीन लगाने के पहले दिखता ही नहीं था। जब ये इसमें तो सब कुछ दिखता था बैलेट पेपर में, ईवीएम मशीन में कुछ भी दिखाई नहीं देता था। तो वोटर देखता था, अरे कहाँ गया भाई मेरा वोट, कहाँ गया। पहले पेपर ट्रेल मशीन लगाने के पहले की बात बोल रहा हूं कि कहाँ गया। तो चुनाव आयोग के कर्मचारी उसको कहते हो गया, अच्छा हो गया, हाँ हो गया है, इधर से जाओ। ऐसा जब ईवीएम मशीन हो, पहली बार जब ईवीएम मशीन आया तो ऐसा होता था, इन्हें आंखों से दिखाई नहीं देता था आपका वोट किसके नाम पर जमा हो गया। बैलेट पेपर में तो दोनों आंखों से देख करके सारा कुछ अपने आंखों से निश्चित होकर करते थे, मगर ईवीएम मशीन में आपका पता ही नहीं चलता था और वो वोट जो है मशीन के अंदर चला जाता था। क्यों दिखाई नहीं देता था? इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा ईवीएम मशीन पारदर्शी नहीं है। क्यों पारदर्शी नहीं है? क्योंकि वोट किसके नाम पर जमा हो गया आंखों से दिखाई नहीं देता, इसलिए घोटाला होता है, इसलिए निष्पक्ष नहीं है, इसलिए पारदर्शी नहीं है, इसलिए मुक्त नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। पैरा नंबर 29 में 8 अक्टूबर 2013 का जो जजमेंट है
उसमें ये सब लिखा हुआ लिखित है सुप्रीम कोर्ट का। और इसलिए इसमें घोटाला होता था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस ईवीएम मशीन का जो कैरेक्टर है वो देखकर पेपर ट्रेल मशीन लगाने का आदेश दिया। अब पेपर ट्रेल मशीन लगाने का आदेश दिया 8 अक्टूबर 2013 को। चुनाव आयोग को आदेश दिया। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, वकील के द्वारा कहा, ईवीएम मशीन में किसी प्रकार का घोटाला नहीं होता है। वो अखबार में भी कहते थे चुनाव आयोग के लोग, कोई घोटाला नहीं होता। चुनाव आयोग ने अपना वकील सुप्रीम कोर्ट में भेजा। सुप्रीम कोर्ट में उस वकील की सारी बात सुना। सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं नहीं, ईवीएम मशीन में घोटाला होता है। यानी चुनाव आयोग की बात को सुप्रीम कोर्ट ने कहा झूठा है। जो बात आपको समझा रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने उसके वकील को कहा है झूठ है, पेपर ट्रेल मशीन लगानी होगी। तो 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने पेपर ट्रेल मशीन लगाया। तो पेपर ट्रेल क्या है? पेपर ट्रेल क्या है? तो अब क्या होता है, अब आप जब वोट डालते हो, पेपर ट्रेल मशीन आने के बाद जब वोट डालते हो तो क्या होता है, वोट का रिकॉर्ड 2 जगह जमा होता है। बैलेट पेपर में एक ही बार होता था, एक जगह होता था, मगर ईवीएम मशीन और पेपर ट्रेल आने के बाद एक आदमी के वोट का रिकॉर्ड 2 जगह जमा होता है। एक ईवीएम मशीन में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो आंखों से दिखाई नहीं देता, और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के बारे में सारे दुनिया के एक्सपर्ट मानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ट्रांसफरेबल होता है। आपने हाथी को वोट दिया, साइकिल को दिया, पंजे को दिया, ईवीएम मशीन के अंदर जाकर वो बीजेपी के नाम पर जमा हो जाता है। जमा होने के प्रक्रिया में वो किसी आदमी को दिखाई नहीं देता, क्योंकि ईवीएम मशीन के अंदर ये होता है, बाहर किसी को दिखाई नहीं देता। अब रिकॉर्ड दो रिकॉर्ड, एक ईवीएम मशीन के रिकॉर्ड में जमा होता है आपका वो वोट, वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है। दूसरा पेपर ट्रेल का रिकॉर्ड है। पेपर ट्रेल का रिकॉर्ड में क्या होता है, आपने बटन दबाया, आपका एक वोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में चला गया, और पेपर ट्रेल मशीन में क्या होता है, आपको आंखों से दिखाई देता है। ये चेंज हो गया है। पहले ईवीएम मशीन में आंखों से दिखाई नहीं देता था, पेपर ट्रेल मशीन लगने के बाद आंखों से दिखाई देता है, और वो दिखने की प्रक्रिया 7 सेकंड तक रहती है। तो आप देखकर निश्चिंत हो सकते हैं कि मेरा वोट, मैंने जिसको बटन दबाया उसी पर स्टैंप लगा है। फिर वो 7 सेकंड के बाद क्या होता है, वो कागज का टुकड़ा कटकर बैलेट बॉक्स में गिर जाता है। तो एक ईवीएम मशीन में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जमा हो गया आपके वोट का, और एक पेपर ट्रेल मशीन में आपका कागज का टुकड़ा एज गुड एज बैलेट पेपर, वो पेपर ट्रेल मशीन के अंदर कट कर गिर गया है। हो गया 2 रिकॉर्ड। अब जब काउंटिंग होगी और कैंडिडेट अगर चुनाव हार गया, उसको लगा कि मैं चुनाव हारने वाला नहीं हूं, जीतने वाला हूं, तो वो कलेक्टर को एप्लीकेशन करेगा कि मुझे ईवीएम मशीन के आंकड़ों पर भरोसा नहीं है, पेपर ट्रेल मशीन के अंदर जो कागज के टुकड़े पड़े हुए हैं उसकी गिनती करने की मेरी मांग है। बैलेट पेपर जब होता था तो रिकाउंटिंग होता था,
रिकाउंटिंग का मतलब है 100%। तो 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया उसमें रिकाउंटिंग का ऑर्डर है, रिकाउंटिंग का ऑर्डर है। तो पेपर ट्रेल मशीन में जो कागज का टुकड़ा कटकर गिरा हुआ है, कैंडिडेट अगर मांग करता है रिकाउंटिंग हो, रिकाउंटिंग होगी, ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का, रिकाउंटिंग होगी। और रिकाउंटिंग होने से क्या हो सकता है, जैसे बैलेट पेपर के दौरान कभी कभी हारा हुआ आदमी जीत जाता था, जीता हुआ आदमी हार जाता था, ऐसा बैलेट पेपर में होता था। उसी तरह से पेपर ट्रेल मशीन में हारा हुआ कैंडिडेट जीत सकता है रिकाउंटिंग में, और जीता हुआ कैंडिडेट हार सकता है। ये व्यवस्था 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर देकर की। मतलब ये हमारे लोगों को पता नहीं है। पता क्यों नहीं है? अखबार वालों को इतना बड़ा जजमेंट, 8 अक्टूबर का जजमेंट 9 तारीख के अखबार में फ्रंट पेज पर छापना चाहिए था। उसका अर्थ भारत के प्रजा को समझाना चाहिए था। टेक्निकल एक्सपर्ट्स लोगों का ओपिनियन देना चाहिए था, समझाना चाहिए था। जैसे मैं अभी समझा रहा हूं, मैं टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं हूं। एक्सपर्ट्स लोगों से सलाह मशवरा करके सारी डाटा जानकारी ले करके आपको बता रहा हूं, पूरे तथ्य के साथ, पूरे सबूतों के साथ बता रहा हूं। जो भी बता रहा हूं सारे सबूतों के साथ बता रहा हूं। उस समय के अखबार वालों को ये सारा का सारा भारत के प्रजा को, नागरिकों को, वोटर्स को समझाना चाहिए था। क्यों समझाना चाहिए था? क्योंकि अखबार वालों को अखबार चलाने का अधिकार संविधान के आर्टिकल 19 के तहत मिला। ये जो बनिया का बाप है उसके बाप ने नहीं दिया उसको, ये संविधान के आर्टिकल 19 के तहत मिला हुआ है। और वो क्यों मिला? कि जनता को जगाने की जिम्मेदारी है, इसलिए दिया गया। ये अधिकार दिया अखबार वालों को, टीवी वालों को, चैनल चलाने वाले लोगों को। ये आर्टिकल 19 के तहत अधिकार दिया गया है, ये उसके बाप का अधिकार नहीं है। ये जनता को जगाने के लिए दिया गया है। और बहुत सारी फैसिलिटी मिलती है सरकार की तरफ से। बहुत बार तो ये अखबार चलाने वाले लोगों को 1 रुपए में जमीन देती है, 1 रुपया। ये 5000 स्क्वायर फुट 1 रुपए में। ये बहुत सारे उद्योगपतियों को 1 रुपए, बॉम्बे में 1 रुपए में मिल चलाने वाले जो लोग थे ना बनिया, उस समय 1 रुपए में दी हुई जमीन उन्होंने 700, 800, 1000, 1200 करोड़ रुपए में बेची। बॉम्बे की मिलें खत्म हो गई ना बॉम्बे में, तो जमीन थी, वो जमीन थी ना, वो 1 रुपए के टोकन में दी हुई जमीन थी। अभी भी सरकार बहुत सारे इंडस्ट्रीज के लोगों को, उद्योगपतियों को 1 रुपए के टोकन मनी में पैसे देती है, जमीन देती है। और उसका जस्टिफिकेशन क्या देती है? नहीं, रोजगार पैदा कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? नहीं, ये रोजगार दे रहे हैं। तो लोगों को क्या लगता है? नहीं, रोजगार देने के लिए 1 रुपए भी दे रहे हैं। ये सारा राजनीति का मामला है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। तो ये जो अधिकार है, तो मीडिया को जगाना चाहिए था। अरे जगाने का तो छोड़ो, अखबार वालों ने, टीवी वालों ने खबर ही नहीं छापी। मैं तो चुनौती देकर कहता हूं कि मेरे ऊपर आरोप करो, मेरे ऊपर केस करो कि मोहम्मद मेसराम झूठ बोल रहा है कि अखबार वालों ने खबरें छापी थी, मोहम्मद मेसराम झूठ बोल रहा है। खबर ही नहीं छापी। क्यों खबर नहीं छापी? क्योंकि खबर अगर छापते तो उनको लिखना पड़ता 2004 में घोटाला हुआ, 2009 में घोटाला हुआ, घोटाला करके कांग्रेस ने सरकार बनाई। अच्छा, अगर ऐसा लिखते तो लोगों क्या, अरे कांग्रेस ने 2004 में घोटाला करके बनाया सरकार, 2009 में घोटाला करके सरकार बनाया। अरे सारे बहुत बदमाश लोग हैं, लोगों को मालूम होता है, समझ में? वो खबर ही नहीं छापी। दूसरी बात, ये जो मीडिया वाले हैं, ये मीडिया वाले कौन लोग हैं? ब्राह्मण पत्रकार, बनिया, माला। तो ब्राह्मण और
मेडिया, ब्राह्मणों की संख्या कितनी? 3.5%। बनिया लोगों की संख्या कितनी? 5%। तो ये 8-8.5% लोग हैं। देश में ब्राह्मण बनिया लोगों का राज चल रहा है। पार्टी जो है कांग्रेस ब्राह्मणों ने बनाई, बीजेपी जो है ब्राह्मणों ने बनाई, आरएसएस ब्राह्मणों का संगठन, जनसंघ दीनदयाल उपाध्याय नाम का ब्राह्मण पहला राष्ट्रीय अध्यक्ष था। दूसरा राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का पंडित अटल बिहारी वाजपेयी। तो ये ब्राह्मणों की पार्टी है। ब्राह्मणों की संख्या 3.5%। अगर देश में ईमानदारी से चुनाव करवाओ तो 3.5% ब्राह्मणों के वोटों के आधार पर ब्राह्मण ग्राम पंचायत में पंच भी नहीं चुनवा सकता। सरपंच बनाने का तो सवाल नहीं है। जो गांव का सरपंच नहीं बना सकते वो देश की पंचायत का प्रधानमंत्री बना रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी कौन है? ओबीसी। किसने बनाया? आरएसएस के ब्राह्मणों ने। ये नॉमिनेट किया हुआ प्रधानमंत्री है। नॉमिनेट अंग्रेजी शब्द है, ये बाबा साहब ने यूज किया हुआ शब्द है 1932 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। उसका अर्थ क्या है? नामदारी। नॉमिनेट का अर्थ है नामदारी। ये नरेंद्र मोदी जो है ये नामदारी प्रधानमंत्री है। लोगों को क्या लगता है? अरे इतना एक्टिव आदमी, मेजराम साहब आप बोल रहे नामदारी, ये भी बहुत ज्यादा एक्टिव है। हाँ बराबर है, एक्टिव है, ये बात सही है। तो निर्णय करने का अधिकार आरएसएस के ब्राह्मणों के पास है और नरेंद्र मोदी के पास उस पर अमल करने का। तो नरेंद्र मोदी सीओ है, सीओ जिला परिषद में सीओ होता है ना, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है तो उसको तो ज्यादा एक्सर्ट करना पड़ता है। जैसे जिला पंचायत का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है उसको ज्यादा काम करना पड़ता है, जिला पंचायत के अध्यक्ष से करना पड़ता है कि नहीं? उसी तरह से निर्णय करने का अधिकार आरएसएस के पास, अमल करने का अधिकार नरेंद्र मोदी के पास। तो ये तो ब्राह्मणों का, इसलिए तो कह रहा हूं ना, नॉमिनेटेड पीएम है ये। नरेंद्र मोदी नॉमिनेटेड पीएम है। इज नॉट ए रियल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इज ए नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर एंड नॉमिनेटेड बाय ब्राह्मण। नॉट ओनली ब्राह्मण बल्कि आरएसएस ब्राह्मण। तो इस तरह से ये जो ईवीएम मशीन है, इस संबंध में 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने पेपर ट्रेल मशीन लगाने का ऑर्डर दिया। समझाने के लिए बता रहा हूं, ईवीएम मशीन मीन्स घोटाला करने वाली मशीन। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के आधार पर कह रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाँ घोटाला होता है। पेपर ट्रेल मशीन का नाम रखा मैंने दूसरा, घोटाला पकड़ने वाली मशीन। ईवीएम मशीन घोटाला करने वाली मशीन। अरे क्योंकि ईवीएम अंग्रेजी का शब्द है, लोगों को समझ में नहीं आता। अगर उसका नाम रख दिया जाए ईवीएम घोटाला करने वाली मशीन, ये झटके में ही, और दिमाग पर बोझ भी नहीं पड़ता है कि झटके में समझ में आ जाता है। दूसरा पेपर ट्रेल मशीन घोटाला पकड़ने वाली मशीन, क्योंकि उसके पास बैलेट पेपर के कागज के टुकड़े हैं। ईवीएम में घोटाला किया जा सकता है तो पेपर ट्रेल मशीन में कागज के टुकड़ों के आधार पर रिकाउंटिंग में वो घोटाला पकड़ा जा सकता है। इसलिए पेपर ट्रेल मशीन घोटाला पकड़ने वाली मशीन। ये ऑर्डर दिया 8 अक्टूबर 2013 को। आप सुनकर हैरान हो जाओगे, मई में चुनाव हुआ 2014 में, चुनाव आयोग ने लगाया ही नहीं। मई 2014 में चुनाव हुआ, चुनाव आयोग ने लगाया ही नहीं। पेपर ट्रेल मशीन लगाने का आदेश दिया, घोटाला पकड़ने वाली मशीन लगाने का आदेश दिया, चुनाव आयोग ने लगाया ही नहीं। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि चुनाव आयोग को मालूम था कि हमने तो ईवीएम मशीन घोटाला करने के लिए बनाई है। पेपर ट्रेल लगाएंगे तो घोटाला पकड़ जाएगा, पकड़ा जाएगा तो वामन मेश्राम
चुनाव आयोग के जो कमिश्नर हैं उनके खिलाफ में देशद्रोह का मुकदमा जाहिर करेंगे तो साले तो हमको तो फांसी की सजा हो जाएगी। ये देशद्रोह का काम है, ये जो छोटा मामला नहीं है, देशद्रोह का मामला है। तो उसने चुनाव आयोग ने पेपर ट्रेल मशीन लगाया ही नहीं। उन्होंने क्या सोचा, नहीं लगाऊंगा तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा, देशद्रोह तो नहीं होगा। डॉक्टर साहब समझिए, नहीं लगाऊंगा तो क्या होगा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा। मगर लगाऊंगा और पकड़ा जाऊंगा तो देशद्रोह होगा, फांसी की सजा होगी। समझ रहे ना बात को? मैं तो वो तो रिफ्लेक्शन ऑफ माइंड जो है, जो चुनाव आयोग के कमिश्नरों का दिमाग पढ़कर बता रहा हूं। हमारे लोगों को तो अखबार पढ़कर भी समझ में नहीं आती कि इसके पीछे बिहाइंड द लाइन क्या मीनिंग है। ये तो दिमाग पढ़कर आपको बता रहा हूं, लगाया ही नहीं। अच्छा, नहीं लगाया तो भारत के प्रजा को पता ही नहीं चला। क्यों? क्योंकि ईवीएम मशीन में घोटाला होता है, ये अखबार वालों ने खबर ही नहीं छापी, तो दूसरी मशीन लगाने का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने दिया। वो खबर कहां से मिली? जब जनता को खबर ही मालूम नहीं है, दूसरी मशीन लगाने का आदेश दिया, तो चुनाव आयोग ने नहीं लगाया। मालूम कैसे होगा? मालूम तो तब होगा जब सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी मशीन लगाने का आदेश दिया। ये अगर मालूम होगा तो मालूम होगा नहीं लगाया। लगाने का आदेश दिया, यही मालूम नहीं है, तो लगाया नहीं कैसे मालूम होगा? कांग्रेस को मालूम था। 2004 में, 2009 में कांग्रेस ने घोटाला करके चुनाव जीता। इस घोटाले के सारे दस्तावेज डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी और जीवीएल नरसिम्हा ने इकट्ठा किए। 2004 के चुनाव में अटल बिहारी वाजपेयी ही प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे। वो चलने फिरने में सक्षम नहीं थे, मगर प्रधानमंत्री के उम्मीदवार थे। घुटने में प्लास्टिक लगाया था। बताइए, प्रधानमंत्री का पद ही साला ऐसा है कि प्लास्टिक लगाकर करूंगा, फिर भी अडवाणी की सेहत ठीक होने के बावजूद भी नहीं दूंगा। प्लास्टिक लगाकर मैं ही प्रधानमंत्री बनूंगा। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने घुटने में प्लास्टिक लगवाया था, वो भी अमेरिका में। अमेरिका का डॉक्टर जो है इंडिया में बुलाकर यही लगवाया था। वो चुनाव हार गए। कांग्रेस को मालूम था, क्योंकि कांग्रेस ने ईवीएम लाया था कि ईवीएम में घोटाला करके चुनाव जितवाया जा सकता है। इसलिए 2004 में कांग्रेस ने घोटाला करके चुनाव जीता, 2009 में घोटाला करके जीता। जब 2009 के चुनाव में अडवाणी कैंडिडेट थे पीएम के, जब उसको हरवाया तब उसने जानकारी कैसे हार गए। तो डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने, डॉक्टर जीवीएल नरसिम्हा ने उनको बताया कि ये तो आपको ऐसे ऐसे हरवाया। तो डॉक्टर लालकृष्ण आडवाणी ने ऐलान किया कि ईवीएम मशीन का घोटाले का पर्दाफाश करने के लिए मैं सारे देश भर में रथ यात्रा निकालूंगा, क्योंकि आडवाणी के पास कोई समस्या है, रथ यात्रा, वो उसके पास एक ही बात, रथ यात्रा। तो जब रथ यात्रा का ऐलान किया तो कांग्रेस के लोगों को पता चला कि हमने घोटाला करके चुनाव जीता 2004-2009 में। अगर आडवाणी जैसा बड़का नेता सारे देश भर में हमारा घोटाले का पर्दाफाश करेगा और सबूतों के साथ पर्दाफाश करेगा, बहुत खतरनाक होगा।